नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, उनमें जो पहली वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है, इनकी आवश्यकता क्यों है, इसके अलावा शासन के कितने अंग हैं, इन सब पर हमने डिटेल में चर्चा की थी। फिर जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि भारतीय संविधान जो बना था उसके पीछे क्या भूमिका रही थी, बनने के पीछे कैसे उसका धीरे धीरे निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो उसी क्रम में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम। इसके साथ ही हमने 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसको भी समझ लिया था। आज दो एक्ट हम पढ़ेंगे, एक तो है 1813 का चार्टर एक्ट और दूसरा है 1833 का चार्टर एक्ट। इन दोनों ही एक्ट पर आज हमें डिटेल में चर्चा करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या प्रावधान किए थे या क्या विशेषताएं थीं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हमने पहली वीडियो में भी इस पर चर्चा की थी कि जो भी अब जो नियम कानून या अधिनियम जो आ रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी कौन सी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लिए आ रहे हैं, वो कौन बना रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट पारित किए जा रहे हैं समय समय पर, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, 1813 में आया था चार्टर एक्ट, किसके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसका पहला प्रावधान कहता है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इससे पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एकाधिकार क्या होता है, ठीक है। एकाधिकार का मतलब होता क्या है, तो इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी है वाई, ठीक है। ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक प्रोडक्ट है बी, इस प्रोडक्ट को बनाना है। अगर मैं ये कहूँ कि जो इस प्रोडक्ट को बनाने या बेचने संबंधी जो भी अधिकार हैं वो केवल इस कंपनी को प्राप्त हैं, यानी एक्स कंपनी को प्राप्त हैं, और बाय इस प्रोडक्ट को ना तो बना सकती है ना बेच सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि जो बी प्रोडक्ट है उसका संपूर्ण जो अधिकार हैं वो किसे प्राप्त हैं, एक्स को प्राप्त हैं। यानी कि बी प्रोडक्ट पर एक्स का क्या है, एकाधिकार है, यानी एक का अधिकार, उसी को बोलते हैं एकाधिकार। तो ठीक उसी प्रकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत में देखो कई व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने आई थी, जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगालीज, डेनिश, ब्रिटिश, ये सब क्या है, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन सबसे जो डोमिनेंट पावर रही वो किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसने भारतीय क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित किया, अन्य कंपनियों को हराया। ये सब कुछ हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भी कुछ क्षेत्रों में विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी एकाधिकार प्राप्त थे कुछ वस्तुओं पर, कि उन वस्तुओं का व्यापार केवल कौन कर सकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। इसके अलावा जो अन्य कंपनियां हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हो, पुर्तगाली हो, डच हो, ये उन वस्तुओं का व्यापार नहीं कर सकती। तो इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जिन वस्तुओं पर जिस कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था उनका व्यापार अन्य कंपनियां भी कर सकती हैं, चाहे वो फ्रांसीसी हो या पुर्तगाली हो या डच हो, ये कंपनियां भी उन वस्तुओं का व्यापार कर सकती थी। लेकिन अभी भी एकाधिकार तो समाप्त किया, लेकिन दो चीज़ों पर एकाधिकार बना रहा। एक तो है चाय, यानी इसका मतलब हुआ कि चाय का व्यापार अभी भी भारत में केवल एक ही कंपनी कर सकती है, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका मतलब कि फ्रांसीसी, पुर्तगाली, जो डच अन्य कंपनियां वो इस चाय का व्यापार नहीं कर सकती भारत से, तो उत्तर है नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका एकाधिकार किस पर बना हुआ है, चाय पर। और दूसरा है चीन। चीन कौन सा है, यही वायरस वाला, चाइना वायरस, वही है चाइना, जिसके साथ व्यापार कौन कर सकता है, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अन्य कंपनियां चीन के साथ भी व्यापार नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इनमें क्या है, एकाधिकार प्राप्त है। कंपनी का एकाधिकार समाप्त तो किया गया है, लेकिन अन्य वस्तुओं पर समाप्त किया गया है, इन पर अभी भी बना हुआ है।
यानी पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। फिर है अगला प्रावधान है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी गई। देखिए, इस जब कंपनी भारत में कार्य कर रही थी और इसने क्या किया, भारत के क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लेना स्टार्ट किया, भारतीय क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो अब इनको लगने लगा कि क्यों ना भारत में जो इनका धर्म है यानी ईसाई धर्म उसको भी प्रचारित किया जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनसे प्रभावित हों। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो मिशनरी होते हैं, मिशनरी यानी जो मिशन पर आते हैं, तो ईसाई मिशनरियों को क्या किया, इन्होंने भारत में प्रवेश की अनुमति दी। हालांकि भारत में प्रवेश तो ये पहले भी कर सकते थे, घूम फिर के जा सकते थे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब इनको क्या दी गई अनुमति कि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। प्रचार का मतलब होता है अपने धर्म के बारे में बताना, और प्रसार का मतलब होता है अपने धर्म को अन्य क्षेत्रों में भी फैलाना। ठीक है, तो प्रचार और प्रसार दोनों करने का इनको अनुमति मिल गई। अब इससे होगा क्या, देखिए, इससे ये होगा कि जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, एक तो उनको ये अपने धर्म में आसानी से परिवर्तित कर पाएंगे, उनको अपने प्रभाव में ले पाएंगे। कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यदि अपने धर्म की कुछ कमियों को लेकर परेशान है, तो ये क्या बोलेंगे कि हमारा धर्म अच्छा है और आप इस धर्म को छोड़कर हमारे धर्म को अपना लो। यानी धर्मांतरण या फिर धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो धर्म परिवर्तन करवाना ये भी इनका एक मिशन में शामिल था। अगला है कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि शिक्षा पर जो 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो उसके पीछे की इनकी मंशा क्या थी, क्या भारतीयों को शिक्षित करना इनका उद्देश्य था? तो जवाब है नहीं। तो फिर क्या मंशा हो सकती है? तो देखिए, कंपनी लगातार अपना क्षेत्र विस्तार करती जा रही है, और जैसे जैसे ये क्षेत्र विस्तार करती जा रही है तो इसको अधिक से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। जगह जगह ये युद्ध भी करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अधिक से अधिक सैनिकों की भी आवश्यकता होगी, अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी कंपनी के कार्यों को मैनेज करने के लिए। लेकिन अभी तक जो कर्मचारी, जो स्टाफ ये हायर कर रहे हैं, ये कहाँ से लाते हैं? ब्रिटेन से। जब ये लोग ब्रिटेन से स्टाफ लाते हैं तो इनको कॉस्ट काफ़ी अधिक आती है। कॉस्ट ज़्यादा क्यों आती है? क्योंकि एक तो यहाँ से ब्रिटेन से लाने का खर्चा इधर भारत में, और दूसरा यहाँ पर जब किसी को लेकर आएंगे तो उनको अन्य सुविधाएं भी देना पड़ेंगी, जैसे उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था भी करना पड़ेंगी। तो ये वाला खर्चा भी किस पर आएगा? कंपनी पर आएगा। ठीक है, जैसे आज भी हम भारत में देखें तो कहीं पर भी दूसरे जगहों पर लोग वाग जॉब करने के लिए जाते हैं, या दूसरे राज्यों में भी जॉब करने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर पहले ये देखते हैं कि रहने और खाने की व्यवस्था है या नहीं है। यदि अच्छी सैलरी है ज़्यादा तो फिर भी वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कम सैलरी पर ये कंपनी को ही मैनेज करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार जब ये लोग ब्रिटेन से स्टाफ हायर करेंगे कंपनी के लिए भारत में, तो या तो उनको सैलरी ज़्यादा देना पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति एक देश छोड़कर दूसरे देश में आ रहा है तो क्यों आएगा? यदि उसकी सैलरी ज़्यादा हो, अच्छा खासा वो पैसे कमाए, इसलिए आएगा। तो इनकी क्या है, कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है इससे। तो इनको लगा कि क्यों ना हम जो लेबर का कार्य है, यानी जो मेहनत वाला कार्य होता है, या फिर लेबर वर्क जिसमें अधिकारियों वाला कार्य नहीं आता, जो कि मैनेजिंग वगैरह का होता, वो कार्य नहीं आता, बल्कि जो भी मैन्युफैक्चर करना है, तो लेबर वर्क जितना है उनको लगा कि वो क्यों ना भारतीयों से करवाया जाए। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि भारत में ऐसे लोग इनको मिलें जो उस कार्य को करने में सक्षम हों, यानी थोड़ी बहुत उनमें स्किल्स हों। तो क्या होगा, जब स्किल्स होंगी और साथ में यहीं से हमें लेबर मिल, वैसे भी भारत में लेबर काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, यानी सस्ता लेबर यहाँ पर मिल जाता है भारत में। तो भारत में सस्ता लेबर चाहिए, इनको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि भारत में जो लोग हैं वो स्किल्ड नहीं हैं, अभी जो इनकी कंपनी में कार्य करने के लायक नहीं है। तो उनको स्किल देना ये प्रारंभ करेंगे। जो 1 लाख रुपए खर्च किए इन्होंने, इससे क्या करेंगे, इंफ्रा डेवलप करेंगे। इंफ्रा डेवलप करके जो भारतीय लोग हैं उनको स्किल देंगे, उनको शिक्षित करेंगे, जिससे कि इनको जो लेबर वर्क का काम है वो मिल जाए।
तो इन्होंने क्या किया, इस शिक्षा पर जो खर्च कर रहे हैं 1 लाख रुपए, ये केवल अपने फ़ायदे के लिए था, ना कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यदि भारत के किसी लोग को ये अपने कंपनी में ले भी लें, उसको जॉब पर रख लें, तो हो सकता है उसे इंग्लिश नहीं आती, तो वो फिर कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा। क्योंकि कोई भी व्यापार करना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। जब तक वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा दूसरे लोगों से, तो वो फिर कार्य कैसे करेगा। देखिए, अभी जितनी टेक्नोलॉजी उस समय तो थी नहीं, अब यहाँ से कोई वस्तु दूसरे स्थान पर इनको भिजाना है, अब ये किसी भारतीय को यहाँ से यहाँ वस्तु देने के लिए भिजा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये भारतीय जाएगा, इसको अब इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पर ये कैसे इसको मैनेज कर पाएगा, किसने भेजाया है, क्या इससे लेना है, कितना पेमेंट लेना है, कैसे क्या ये मैनेज करेगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इनको ऐसी लेबर चाहिए रही थी जो कम्युनिकेट कर पाए, इसे इंग्लिश आती हो और थोड़ी सी स्किल्ड हो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करना प्रारंभ किया, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए। जो ब्रिटेन से ये लोग हायर कर रहे थे स्टाफ को, उससे बचने के लिए, वो जो खर्चा उनको हायर करने में आ रहा था उससे बचने के लिए यहीं पर इनको लेबर मिल जाए, इसके लिए प्रावधान किया गया। तो आशा करता हूँ ये वाला प्रावधान अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है कि कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, इसमें कुछ नहीं है कि जो एक्ट थे वो हर बार कुछ वर्षों के अंतराल पर आते थे। जैसे 1793 में आया था, उसमें भी ये प्रावधान किया गया था, अगले 20 वर्षों तक कंपनी को अधिकार दिए जाते हैं व्यापार करने के। ठीक है, तो कंपनी को अधिकार 20 वर्षों के लिए दिए, तो 20 वर्ष बाद फिर से एक अधिनियम बनना था, तो बन गया 1813 का। अब इसमें भी 20 वर्ष के लिए फिर से अधिकार दे दिए, तो इससे स्पष्ट है कि अगला जो बनेगा वो 20 वर्ष बाद यानी 1833 में बनेगा। तो ऐसे इनको अधिकार अलग अलग एक्ट के माध्यम से ये दे रहे थे। तो अगला है हमारा 1833 का चार्टर एक्ट। अब देखिए, इसको समझिए। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, उसमें क्या पहला प्रावधान क्या किया गया। पहला प्रावधान है कि कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि एकाधिकार समाप्त कर दिया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन अभी भी 2 चीज़ों पर, यानी चाय पर और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना हुआ था। तो क्या ये पूरी तरह से समाप्त है, तो आंसर है नहीं। लेकिन 1833 में क्या किया गया, 1833 में चाय पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया और चीन के साथ जो व्यापार का इनका एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अब कंपनी को किसी प्रकार का एकाधिकार प्राप्त नहीं है किसी भी वस्तु पर या किसी भी देश के साथ व्यापार करने पर। तो इससे क्या है, इससे अन्य कंपनियों को फ़ायदा मिला, यानी कि जो फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली जो अन्य कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थीं, उनको फ़ायदा मिला। अब वो भी चाय का व्यापार भी कर सकती हैं और चीन के साथ व्यापार भी कर सकती हैं, और जिन वस्तुओं पर पहले 1813 में समाप्त कर दिया था एकाधिकार, उन पर तो कर ही सकती हैं। तो इस प्रकार से अन्य कंपनियों को फ़ायदा मिला। अब एकाधिकार इनका समाप्त क्यों किया गया, अन्य कंपनियों को फ़ायदा दिया क्यों गया, तो इसको समझिए आप। देखिए, कंपनी का जो क्षेत्र विस्तार हो रहा है, अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या फिर ब्रिटिशर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो कंपनी है वो भारत में व्यापारिक जो उनके मंशा है, यानी व्यापार करने की जो इच्छा है, उसमें कहीं ना कहीं ये कटौती करना चाहते थे। यानी व्यापार की इच्छा को हतोत्साहित करना और शासन की इच्छा को प्रोत्साहित करना, ये इनका उद्देश्य था। जैसे ही एकाधिकार समाप्त हुआ, अन्य कंपनियां इन वस्तुओं का व्यापार करने लगी, तो इससे क्या होगा, इनका व्यापार में कमी आएगी, यानी व्यापार हतोत्साहित होगा। तो जब व्यापार हतोत्साहित होगा, व्यापार में मुनाफा कम होगा, तो ये लोग फिर किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, शासन पर। यानी फिर भारत पर आधिपत्य स्थापित करने, शासन करने की इनकी जो इच्छा है, जो दृढ़ शक्ति है, वो और मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ये कार्य किए जा रहे थे। दूसरा है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। देखिए, 1773 का जो एक्ट पड़ा था, उसमें हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, और इसके अंदर जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनको भी ये लोग ले आए थे। अब क्या किया है, अब 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इन्होंने बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, यानी यह पोस्ट और बढ़ा दी। जब मैं बोल रहा हूँ कि भारत का गवर्नर जनरल, तो इसका मतलब है ब्रिटिश भारत का, क्योंकि भारत में तो कई देसी रियासतें और रजवाड़े भी थे। तो यहाँ पर जो गवर्नर जनरल कार्य करेगा
वो देसी रियासतों और रजवाड़ों के लिए नहीं करेगा, वो करेगा ब्रिटिश भारत के लिए। यानी जिन जिन क्षेत्रों पर कंपनी का शासन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, उन पर जो भारत का गवर्नर जनरल जिसे नाम दिया गया है वो अब शासन करेगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट बढ़कर क्या हो गई अब भारत का गवर्नर जनरल। और भारत में ऐसा पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन हुए? सर विलियम बेंटिक। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, जैसे 1773 के एक्ट में मैंने बताया था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वही होगा जो भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा, उसका नाम है सर विलियम बेंटिक। अगला है गवर्नर जनरल की और उसकी कार्यकारी परिषद को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। देखिए जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तब इसको अधिकार, जो नियम बनाने या कानून बनाने का, विधि बनाने का जो अधिकार था वो केवल बंगाल के लिए था, क्योंकि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनको इसके अंडर में लाया तो गया था उस समय, लेकिन इनके जो कानून बनाने की शक्ति थी वो नहीं छीनी गई थी। यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी भी अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकती थी उस समय, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इनसे वो शक्ति छीन ली गई। यानी कानून बनाने की या विधि बनाने की जो इनकी शक्ति थी वो छीन ली गई। जब विधि बनाने, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि विधि बनाने का कार्य किसका रहता है? विधायिका का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो विधायिका संबंधी शक्तियाँ थीं अब वो समाप्त कर दी गई। यानी विधायिका संबंधी शक्तियाँ किसके द्वारा समाप्त कर दी गई? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। और ये शक्ति अब किसको केंद्रित कर दी गई? भारत के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के हाथों। यानी यहाँ से जो सत्ता का केंद्रीकरण है वो प्रारंभ हो जाता है, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। क्योंकि अब ये संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे। इससे पहले ऐसा नहीं था, बंगाल का गवर्नर जनरल अपने लिए बना रहा था, बॉम्बे का अपने लिए और मद्रास का अपने लिए, अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अपने अपने नियम कानून चल रहे थे। ये क्यों किया गया? क्योंकि जैसे मान लीजिए दो प्रेसिडेंसी हैं, एक में कोई ये नियम ए चल रहा है और दूसरी में बी चल रहा है, तो दोनों में कहीं ना कहीं थोड़े से वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। तो इनको लगा कि क्यों ना हम संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक ऐसी संस्था का गठन करें जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत को एक ही कानून में बांधे, जिससे जो वेरिएशन है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि दो ब्रिटिश क्षेत्रों में अलग अलग कानून ना चलें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसको और ज़्यादा पावर दे दी भारत का गवर्नर जनरल। एक तो पोस्ट बढ़ा दी, फिर इसकी कार्यकारिणी परिषद थी उसको संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया। और जो अलग अलग जो कानून बना रही थी प्रेसिडेंसी, उनके कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। तो अब जो कानून बनेगा वो संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर लागू होगा, यानी कानून का जो है वो यूनिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगला है, देखिए ये कहीं ना कहीं हमारी ब्रिटिश संसद की नींव यहाँ से स्थापित हो रही है। यानी जो भारतीय संसद हम वर्तमान में देख पा रहे हैं वो यहाँ से इसकी नींव पढ़ना स्टार्ट हो गई। हम पढ़ी इसलिए इसको रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि भारतीय संविधान एक दिन में नहीं बना, उससे पहले कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जिनका परिणाम भारतीय संविधान के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है संविधान की बनने की, उसी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट होना जरूरी है कि जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया वो वर्तमान में कहीं ना कहीं भारतीय संसद की जो नींव है उसको रेखांकित करता है। ठीक है, अगला है, कार्यकारिणी परिषद में एक अतिरिक्त विधि सदस्य को शामिल किया गया। देखिए 1773 के द्वारा जिसको कार्यकारिणी परिषद बनाई थी गवर्नर जनरल के लिए, वो कितनी सदस्य थी? 4 सदस्य। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसके द्वारा इसमें से एक सदस्य को कम करके कितने रख दिए? 3। अब जो किया गया है, अब 1833 के द्वारा एक विधि सदस्य और शामिल कर दिया। यानी अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का हो गया? 1 + 3 + 1। क्यों हो गया? एक कौन है? गवर्नर जनरल। 3 जो सदस्य थे, जो 1773 में 4 थे, 1784 में 1 कम करके 3 कर दिया। अब 1833 में इन्होंने 1 और जोड़ दिया। अब इसको ऐसे क्यों लिखा 1 + 3 + 1, यानी 1 + 4 क्यों नहीं लिखा? देखिए इसका रीज़न है, जब
मैं बोलता हूँ 1+3+1, तो इसका मतलब हुआ कि जो 4 सदस्य हैं, यानी ये गवर्नर जनरल जो कि ये भारत का गवर्नर जनरल है और 3 उसके सदस्य हैं। जब भी कोई कानून बनेगा तो उसका निर्णय कैसे होगा? बहुमत से होगा। बहुमत के लिए क्या होती है? वोटिंग होती है। तो इन 4 लोगों को केवल वोटिंग राइट है, और जो एक सदस्य, जो विधि सदस्य अब शामिल किया गया 1873 के द्वारा, ये अपने विचार रख सकता है, अपने उसमें बोल सकता है, जो भी कानून है उस पर अपना मत बोल सकता है, लेकिन जो वोट है वो नहीं दे सकता है। यानी इसको वोटिंग राइट नहीं है, ये अपना बोल सकता है उसमें और विचार रख सकता है। इसको आप इस समय जो जैसे मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद है वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की भारतीय संसद की नींव पढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक उसी प्रकार जो हमारे संविधान में एक पद है अटॉर्नी जनरल का, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो विधि सदस्य शामिल किया गया है उसकी नींव भी वो यहीं से पढ़ना स्टार्ट हुई। देखिए अटॉर्नी जनरल हम टॉपिक है पूरा वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए कि जो उसकी नींव पढ़ना स्टार्ट हुई वो यहीं से हुई, विधि सदस्य के रूप में। क्योंकि अटॉर्नी जनरल को भी ये पावर होती है कि वो जो पार्लियामेंट हमारी भारतीय संसद, उसके किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें बोल सकता है, अपने विचार रख सकता है, केवल उसे वोटिंग राइट नहीं उठता। ठीक उसी प्रकार ये जो विधि सदस्य है जो शामिल किया गया है इसमें, जो कार्यकारी परिषद में, वो अपने बोल सकता है, विचार रख सकता है कोई कानून बनाने संबंध में, लेकिन वोटिंग राइट इसको नहीं है। तो ऐसा विधि सदस्य का नाम क्या था ये पूछा जाता है, तो उसका नाम है लॉर्ड मैकॉले। ये वही लॉर्ड मैकॉले हैं जिनकी शिक्षा पद्धति आज हम फॉलो कर रहे हैं। और जो IPC हमारा इंडियन पेनल कोड 1860-61 का, वो भी लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में ही बनाया गया था। देखिए यहाँ पर ये प्रावधान भी है कि विधि आयोग का गठन किया जाएगा। 1873 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या बोला गया? ये विधि आयोग बनेगा। तो विधि आयोग बना कब? 1 साल बाद 1834 में। जैसे 1773 में प्रावधान था उच्चतम न्यायालय का, और बना कब था? 1774 में। ठीक उसी प्रकार 1833 में प्रावधान है विधि आयोग का गठन किया जाएगा। गठन कब हुआ? 1834 में। इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष वही विधि सदस्य है जो इसमें शामिल किया गया, यानी लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, यही विधि आयोग आगे चल के भारतीय दंड संहिता है, यानी इंडियन जो पीनल कोड है उसका निर्माण करेगी। ठीक है, अगला है कि दासता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। देखिए दासता क्या है? आपको पता है कि जब हम प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक के इतिहास को अध्ययन करते हैं, तब पता चलता है कि भारत में कई प्रकार की ऐसी प्रथाएं चल रही थीं जो कि मानवता के लिए या मानव हितों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही थीं। ये अगर हम एक बोल सकते हैं कि जो मानव अधिकार हैं उनके खिलाफ थी। उन्हीं में से एक थी दासता की प्रथा। दासता का मतलब गुलाम बना कर रखना। तो जो बड़े ज़मींदार साहूकार लोग हुआ करते थे वो क्या करते, जो मज़दूर और किसान वर्ग के लोग हैं उनको पहले कर्जा दे दिया करते थे, और जब वो कर्ज अपना पूरा नहीं कर सकते या फिर किसी कारणवश अपना कर्जा नहीं वापस कर पाते तो क्या करते, उनको अपने यहाँ दास बनाकर रख लेते थे, या फिर जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर बनाकर रख लेते थे। तो इससे क्या होता था, जो मानव अधिकार है उनका तो हनन हो ही रहा है, साथ में इनकी जो गरिमा है उसका भी हनन हो रहा है। तो ऐसी प्रथा को यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास इसमें किया गया था, इसी एक्ट के द्वारा दासता को समाप्त करने का प्रयास। हालांकि जो उस समय समाप्त नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब आएगी तो एकदम से हजम नहीं होती। जब हमारे समाज में जो सोशल रिफॉर्म आए, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कितने भी जो सामाजिक सुधारक हुए उन्होंने कितने प्रयास किए, तब जाकर कुछ सामाजिक सुधार हमारे भारतीय समाज में हो पाए थे। तो ठीक उसी प्रकार एक कानून तो इन्होंने बोल दिया कि दासता को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इसका तुरंत लागू हो पाना ये संभव नहीं था। धीरे धीरे इस पर कार्य प्रारंभ हुआ और 1843 में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में दासता को समाप्त करने के लिए कानून बना दिया गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इसमें लिखा नहीं है, इसकी धारा 87। ठीक है, यानी इसका जो सेक्शन 87 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जो देखिए 1813 में ये शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च तो कर ही रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया कि कंपनियों में कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सके भारत से, इनको सस्ता लेबर मिल सके। तो जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें इन्होंने अब धारा 87 जोड़ दी कि जब आप भर्ती कर रहे हो इन लोगों की, तो
अब भर्ती करने में आप किसी प्रकार की धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको मत करना। यानी इन्होंने जो भेदभाव है उसको समाप्त करने की कोशिश इसमें की। लेकिन उस समय जो निदेशक मंडल के सदस्य थे उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जो मर्ज़ी होगी हम उनको इसमें भर्ती करेंगे और हमारी जिनकी मर्ज़ी नहीं हम नहीं करेंगे। तो आप कौन होते हो कि ये हमसे बोलो कि भेदभाव मत करो, आप हमें तो भेदभाव करना है, हम करेंगे। इस प्रकार की बातें जब रखी गई निदेशक मंडल के द्वारा तो धारा 87 ये लागू नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या निकला कि धारा 87 उस समय तो लागू नहीं हो पाई, लेकिन इम्पोर्टेंट ये निकला कि जब हम भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे यानी मूल अधिकार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका आर्टिकल 16 जिसमें दिया गया लोक नियोजन में अवसर की समानता। उसकी जो नींव है वो यहीं से स्टार्ट होती है धारा 87 थे। ठीक है, धारा 87 में बोला गया कि आप किसी जो भर्ती है उसमें जन्म या फिर लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। ठीक उसी प्रकार मूल अधिकार के अनुच्छेद 16 में भी ये बोला गया है कि लोक नियोजन में राज्य जो है वो अवसर की समानता देगा, भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी नींव भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो हमने ऐसे कोरिलेट करके पढ़ा कि जो हमारा संविधान है वो कब जाकर बनेगा, जब इन छोटी छोटी चीज़ों को हम समझेंगे कि इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। जो आर्टिकल अचानक से जोड़े गए हैं वो एकदम से नहीं जोड़े गए कि अचानक किसी के मन में आया कि ये वाला आर्टिकल जोड़ दो और जोड़ दिया, नहीं, उनके पहले कुछ बैकग्राउंड रहा है तो उसी आधार पर वो जोड़े गए हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बता दिया, इसके द्वारा संसद का जो नींव है वो पड़ी थी है। फिर जो विधि आयोग है इसके जो सदस्य विधि सदस्य है, इसके द्वारा जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उसके पद को हम देख पाते हैं। और जो धारा 87 है उसके द्वारा जो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 16 है उसको देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान का एक स्ट्रक्चर यहाँ से बनना प्रारंभ हो जाता है। तो आज 2 एक्ट हमने देखे, एक तो 1813 का चार्टर एक्ट और दूसरा 1833 का चार्टर एक्ट। आशा करता हूँ आपको दोनों एक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट या क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।